नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बीएमसी चुनावों का नतीजा आ चुका है और जिस तरीके का नतीजा आया है यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। केवल यह चुनाव इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ, बल्कि इस चुनाव के सूत्रधार या कह सकते हैं कि सबसे बड़े हीरो, कह सकते हैं कि इस चुनाव के एकमेव धुरंधर मूवी की चर्चा हो रही है। और इस चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस भी धुरंधर की तरह सामने आ रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की चर्चा इस चुनाव के बाद होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि यह चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा ऐतिहासिक चुनाव रहा। ऐतिहासिक चुनाव इस तरीके से रहा कि बीजेपी ने बीएमसी में करीब 40 साल से सत्ता पर काबिज शिवसेना को उखाड़ फेंका। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद फडणवीस की तारीफ हो रही है, उनके काम की तारीफ हो रही है। बीएमसी में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला है। फडणवीस ने मुंबई में शिवसेना का वर्चस्व को खत्म कर दिया है। इन नतीजों के बाद फडणवीस को कहा जा रहा है महाराष्ट्र का एकमेव धुरंधर। अब देखिए तस्वीर कैसे बदलती है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एक वक्त में किंग मेकर हुआ करते थे आपके शिवसेना वाले कि मुंबई में किस तरीके से जो किला था शिवसेना का, जो ठाकरे परिवार का किला था, वो किला पूरी तरीके से ढह गया है। तो ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा। लेकिन ये जो जीत मिली है, क्योंकि पहली बार बीएमसी में बीजेपी जो है वो अपने दम पर आई है, पूर्ण बहुमत मिला है, तो इस जीत के पीछे की चर्चा होनी जरूरी है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत की नींव सालों पहले रख दी थी। ऐसा नहीं है कि यह जीत केवल कल की बात है। इस जीत की नींव बहुत दिन पहले रखी जा चुकी थी, लोगों के लिए काम किया जा चुका था, तब जाकर लोगों ने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भरोसा जताया है। आज जब बीजेपी को जीत मिली है, बीएमसी में भगवा लहरा गया है, देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े हीरो बन गए हैं, धुरंधर की तरह उनको देखा जा रहा है, तो आज देवेंद्र फडणवीस के उन कामों के बारे में भी देखना जरूरी है जो काम उन्होंने पिछले कई सालों में किए हैं। तो चलिए आपको देवेंद्र फडणवीस के उन कामों के बारे में बताता हूं जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस वास्तव में महाराष्ट्र के सबसे बड़े धुरंधर हैं। तो सबसे पहले किसानों के लिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा यह समझिएगा। जल युक्त शिखर अभियान उन्होंने चलाया, 2014 में शुरू किया गया। यह देश का सबसे बड़ा सूखा निवारण अभियान था। इस अभियान के बाद 20,544 गांवों में 100% जल संतृप्ति हासिल हुई। 27 लाख टीएसएम की भंडारण क्षमता बनी और सिंचाई क्षमता 39 लाख हेक्टेयर तक बढ़ी। ग्राउंड वाटर स्तर में भी 0.56% की बढ़ोतरी हुई। बावजूद कम बारिश के बावजूद ये काम जो था वो किया गया। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना, किसानों के लिए ऐतिहासिक कर्ज माफी। 89 लाख किसानों के 34,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए, जिसमें 1.5 लाख तक के कर्ज पूरी तरीके से माफ कर दिए गए थे। ज्यादा के लिए सेटलमेंट किया गया था। नियमित कर्ज चुकाने वालों को 25,000 रुपए की सब्सिडी दी गई थी, जिससे सूखा और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत मिली थी और लगभग 40 लाख किसानों को इसका फायदा हुआ था। इसके बाद में मराठवाड़ा वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट जो 2019 में हुआ था। मराठवाड़ा के 8 जिलों में सूखे को खत्म करने के लिए करीब 4,293 करोड़ का प्रोजेक्ट चलाया गया था। कोंकण से गोदावरी बेसिन में पानी उठाने का प्लान इजरायली तकनीक के साथ किया गया था। इससे घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति में क्रांति आई थी। तो यह किसानों के लिए काम किया गया था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास में देख लेते हैं। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे 10 जिलों को जोड़ने वाला सुपर कम्युनिकेशन वे, यात्रा समय 16 से 8 घंटे तक कम हो गया था। ईवी चार्जिंग स्टेशन थे, नए शहरों की प्लानिंग थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया गया, किसानों को शहरों में सीधा बिक्री का मौका मिला। 2019 में इसका नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग रखा गया था। उसके बाद में मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट 1992 से रुका हुआ था। यह प्रोजेक्ट उसको पुनर्जीवित किया। 2015 में नीदरलैंड के साथ एमओयू साइन किया गया। पर्यावरण मंजूरी 2015 से 2017 में। उसके बाद में फेज 1 प्रिंसेस स्ट्रीट से बांद्रावली सी लिंक, जिसमें 10.58 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट था 2018 में शुरू हुआ, जिसमें समुद्री दीवारें, फ्लड गेट, टनल
टनल, बस स्टेशन बनाए गए। इससे 70% समय और 34% ईंधन की बचत हुई और प्रदूषण भी कम हुआ, यह काम किया गया। इसके बाद मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनाए गए। मुंबई पुणे नागपुर मेट्रो का विस्तार और तेजी से हुआ। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जैसे प्रोजेक्ट्स को गति दी गई। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास है। अब एफडीआई की चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि निवेश आएगा, पैसा आएगा तो खर्च होगा, राज्य की तरक्की होती है। तो एफडीआई को अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 को अगर देखें, अप्रैल 2024 से मार्च 2025 में महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड एफडीआई आकर्षित किया। पूरे साल लगभग 1.65 लाख करोड़ से ज्यादा का एफडीआई आया। यह पिछले 10 सालों का सबसे ज्यादा था। उसके बाद में महाराष्ट्र देश में एफडीआई में नंबर 1 रहा। कुल देश के एफडीआई का 31 से 39% हिस्सा महाराष्ट्र में आया। अक्टूबर 2019 से जून 2025 तक कुल एफडीआई अगर बात करें तो काफी ज्यादा, लेकिन 2025 में ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया गया था। अब एमओयू साइन जो हुए हैं, प्रस्तावित निवेश जो आना बाकी है उसको भी एक बार देखिएगा। 2025 में कई बड़े इवेंट्स में एमओयू साइन हुए जो भविष्य के निवेश का संकेत देते हैं। जैसे दावोस WEF 2025 जनवरी 2025 को अगर देखें तो करीब 15 से 16 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। 61 एमओयूज में से ज्यादातर घरेलू कंपनियों से, लेकिन एफडीआई पर फोकस किया गया है। तो मतलब साफ है आपका कि किस तरीके से बहुत मोटी संख्या में एमओयू साइन हुए हैं। सितंबर 2025 में 1.08 लाख करोड़ का जो आईटी, फूड प्रोसेसिंग आदि में एमओयू साइन हुए हैं। अगस्त 2025 में 42,892 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुए, जिसे डेटा सेंटर, सोलर आदि में की कंपनियां हैं। कुल मिलाकर 2025 में एमओयू से कई लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश हैं। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 अगले 5 सालों में 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश मुंबई मतलब महाराष्ट्र में आएगा और 50 लाख जॉब का लक्ष्य है देवेंद्र फडणवीस का। तो अगर कोई सीएम इतना काम करे, अगर अपने राज्य के लिए इस तरीके की बात करे, किसानों के लिहाज से आप बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आप बात करिए, एमओयू साइन हुए हैं, आने वाले भविष्य के लिहाज से जिस तरीके से जॉब्स के लोग को लेकर प्रस्तावित बातें की जा रही हैं, तो अगर इतना काम किया जाए, और ये तो बहुत कम काम है, इससे अलावा भी बहुत सारे काम है, तो फिर उस सीएम को के ऊपर भरोसा क्यों ना जताया जाए, उसे वोट क्यों ना दी जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो है ना, वो वास्तव में इस वक्त महाराष्ट्र के एकमेव धुरंधर हैं। अपने दम पर उन्होंने पार्टियों को खत्म कर दिया। आप एनसीपी की बात करिए, पवार गुट कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप शिवसेना की बात करिए, दोनों ठाकरे भाई कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो इससे आप पता चलता है कि जो पुरानी पार्टियां थी, जो महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज रहती थी, जड़ें जिनकी बड़ी मजबूत थी, उन जड़ों को उखाड़ फेंका है देवेंद्र फडणवीस ने, केवल अपने काम के दम पर, अपने नाम के दम पर, अपने विचारों के दम पर, अपने कह सकते हैं कि एक जो उनके अंदर एक जोश था काम करने का, जो इच्छा शक्ति वो लेकर आए थे, उस इच्छा शक्ति के दम पर देवेंद्र फडणवीस ने बता दिया कि अगर सरकारें काम करती हैं तो उनका इनाम भी मिलता है, और जनता उसका जब इनाम देती है तो इसी तरीके से सफाया होता है जैसे बीएमसी चुनावों में विपक्षी पार्टियों का सफाया कर दिया गया है। और उसी का नतीजा है कि बीएमसी चुनाव में, ऐतिहासिक चुनाव में पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। तो इसका नतीजा है, यह काम के दम पर हुआ है। चलते चलते देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था इस जीत के बाद, यह भी सुनते चले जाइए। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक अभूतपूर्व विजय मिला है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों ने मुंबई समेत करीब 29 में से 25 जगह पर पूरी मेजॉरिटी पाई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और मैं हमारे महाराष्ट्र की जनता का, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी पर महाराष्ट्र के विश्वास की जीत है। ये जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने की हुई मेहनत की जीत है, और विशेष रूप से जो विकास का एजेंडा हमने चलाया उस पर जनता ने मुहर लगाई है। मैं हमारे शीर्षस्थ नेता मोदी जी, हमारे अमित भाई, हमारे नड्डा जी, नितिन नवीन जी, महाराष्ट्र में हमारे साथ खड़े बड़ी ताकत के साथ ऐसे नितिन जी गडकरी, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
इन सबके मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छी जीत हमको मिली है। विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ महाराष्ट्र के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र चौहान जी को, हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी को, और साथ ही में इस चुनाव में प्रभारी के रूप में जो काम कर रहे थे जैसे चंद्रशेखर बावनकुळे जी और आशीष शेलार जी को, और तमाम हमारी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ।